हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम खंड व विषय विज्ञान कक्षा 7वीं वर्ष 2022 और 23 के अध्याय 2 ब्रिज कोर्स से भोजन के घटक लर्निंग आउटकम्स पर आधारित अध्याय 2 को भोजन के घटक के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बच्चों, हम देखेंगे भोजन के घटक क्या हैं, इसके विषय में पूरे इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। लर्निंग आउटकम एस 610 वैज्ञानिक अवधारणा की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे संतुलित भोजन हेतु भोज्य पदार्थों का चयन करना। कभी कभी आप अपने भोजन में सभी खाद्य पदार्थों को नहीं ले पाते हैं। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं और हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्राक्ष तथा जल भी शामिल है, जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इन फलों और जो विभिन्न जो घटक है खाद्य पदार्थों के, तो देखेंगे क्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए शकरकंदी, ये शकरकंदी है। आलू यहाँ पर देखे हैं और गन्ना आप देख रहे हैं, ये गन्ना दिख रहे हैं आपको। पपीता यहाँ पर, ये पपीता है कटा हुआ। तरबूज भी आप देख सकते हैं। आम, मक्का और गेहूँ, चावल, बाजरा, और ये सारी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेटेड के कुछ स्रोत हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर वसा के कुछ स्रोत, ये पादप स्रोत से जो है वसा के, तो यहाँ पर देखेंगे हम मूंगफली। तो मूंगफली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मूंगफली तेल भी है घटक में वसा के। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर मांस दिखाई दे रहा है, मछली, अंडे, ये वसा के कुछ स्रोत है। जैसे बी में जंतु स्रोत है जी, और पादप स्रोत को हमने देखा यहाँ पर है, और यहाँ पर जंतु स्रोत है। तो इस प्रकार से हम इनको देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकेंगे यहाँ पर प्रोटीन की कुछ स्रोत जो है ये पादप स्रोत में, तो तुअर दाल, राजमा, मूंग, चना, मटर और सोयाबीन, ये जो है प्रोटीन के कुछ स्रोत है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम वसा के कुछ स्रोत भी जंतु स्रोत है ये। तो इसमें क्या है? दूध, अंडे, पनीर, मछली और मांस, ये वसा के कुछ स्रोत है भी जंतु से जो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार विटामिन
रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के स्रोत होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन डी हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। अब देखिए आप यहाँ पर आम, दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर ये विटामिन के ए के स्रोत हैं। और विटामिन बी के कुछ स्रोत यहाँ पर देखेंगे हम तो गेहूँ, चावल और यकृत मतलब दिल। इसके बाद देखेंगे आप संतरा, विटामिन सी के कुछ स्रोत है। संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर ये विटामिन सी के जिसमें खट्टापन होता है विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे विटामिन डी के कुछ स्रोत है तो विटामिन डी में अंडे, मछली, दूध ये जो है विटामिन डी के स्रोत हैं। इसके बाद देखेंगे हम बच्चों हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र में दर्शाया गया है। तो खनिज से जो लवण प्राप्त होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आयोडीन के कुछ स्रोत देखिए आप, दूध और अंडा। इसके बाद फास्फोरस के कुछ स्रोत है जो है देखेंगे यहाँ पर, फास्फोरस दूध, केला। इस प्रकार से यहाँ पर आयोडीन के कुछ स्रोत और पालक है, अदरक है, लोहे तत्व यहाँ पर मछली भी है। चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है वो सभी है। यहाँ पर हम देखेंगे फिर कैल्शियम के कुछ स्रोत तो दूध, अंडे। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों का कैल्शियम के कुछ स्रोत। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुद्राक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुद्राक्ष की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुद्राक्ष के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुद्राक्ष बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को भी शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल, दूध और चाय आदि जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं द्वारा शरीर को जल की पूर्ति होती है। अब यहाँ हम देखेंगे बच्चों संतुलित आहार। अब संतुलित आहार कैसे और क्या है और संतुलित आहार लेने से क्या फ़ायदा मिलता है, संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, आवश्यकता से कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, ढोकला, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियों तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं।
इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। किसी भी पोषक का आवश्यकता से अधिक सेवन करना शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग, तो एक व्यक्ति पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ निम्न सारणी में दिए गए हैं। अब सारणी देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सारणी 2.3 में हम विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार को यहाँ पर हम अच्छे से जो है इसको जूम करके देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे विटामिन, खनिज, अभावजन्य रोग, विकार, लक्षण। अभावजन्य रोग विकार जिसको हम कहते हैं, तो विटामिन ए में देखेंगे हम क्षीणता, दृष्टिहीनता। लक्षण कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन B1 देखिए तो बेरी इससे होता है। अब लक्षण इसमें क्या है बेरी के कि दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी में देखेंगे स्कर्वी के लक्षण क्या है देखेंगे। लक्षण में मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी में देखेंगे रिकेटस, और ये अभाव होता है विटामिन डी में। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम देखेंगे अस्थियां और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय इससे होता है कैल्शियम कमी से। आयोडीन में देखेंगे घेंगा और गैस्टर, तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये आयोडीन की कमी से हो सकते हैं। लोहा, अरक्ता और कमजोरी इसके लक्षण हैं। तो इस प्रकार हमने जो है सारणी के माध्यम से इसको समझा विटामिन को। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जितने भी हमने जो है रोग के विषय में देखा है और जिन विटामिन की कमी से ये रोग उत्पन्न होते हैं, ये सारे रोग जो है सभी प्रकार के जितने भी रोग हैं सभी रोगों को रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, संतुलित आहार लेने से कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो संतुलित आहार लेगा वह सारे रोगों से छुटकारा पा सकता है। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमने पढ़ा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट को हल करना है। तो इस वर्कशीट में हमको क्या करना है देखेंगे हम। प्रश्न 1 है पोषक किसे कहते हैं। अब पोषक किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे। तो इसका आंसर हम देखें, पोषक वे पदार्थ जो पादपों एवं जंतुओं से मिलते हैं तथा हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पोषक किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 देखेंगे, पोषक के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे पोषक के घटक कौन कौन से हैं। नंबर 1 में लिख देंगे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये पोषक के घटक हैं। तो इस प्रकार आप इसको हमेशा याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न 3 हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 3 भी,
कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। अब कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से 5 स्रोत है, स्रोत जो है तो और भी है, लेकिन हम 5 इसमें हम लिख देंगे। 5 के लिए पूछा गया है, तो नंबर 1 में चावल, नंबर 2 में गन्ना, नंबर 3 में मक्का, नंबर 4 में आलू, नंबर 5 में पपीता। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 4A में, तो भोजन के किस घटक को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भोजन के किस घटक को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो सभी जानते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन, जिसमें प्रोटीन होता है, वह भोजन करने से शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 4B, वसा के कोई 5 स्रोतों के नाम लिखिए जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। देखिए आप, एक जंतु पादप और पादप, इनसे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और पादपों से भी प्राप्त होते हैं। तो वसा के पादप स्रोत कौन कौन से हैं, देखिए आप, मूंगफली, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल ये जो है वसा के स्रोत है जो पादप से प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, हम प्रश्न 5, हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य है। हमारे शरीर जो है उसमें विटामिन का क्या कार्य है, क्या काम करता है, ये हमको लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे हम उत्तर में, उत्तर विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जितने भी रोग हमारे शरीर में होते हैं वो विटामिन से, ये हमारे उसमें लड़ने की क्षमता, हमारे रोग से लड़ने की क्षमता इसमें विटामिनों में होती है। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं तथा आँख, दांत, अस्थियां एवं मसूड़े को स्वस्थ रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 6, विटामिन सी के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। अब विटामिन सी के कुछ स्रोत जो है उनके हम नाम इसमें लिख देंगे। तो विटामिन सी के स्रोत नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च इत्यादि जो है स्रोत हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर में लिख देंगे, शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवण के स्रोत दूध और अंडा है। खनिज लवण क्या है, किससे प्राप्त होते, स्रोत क्या है इसके, दूध और अंडे से। प्रश्न क्रमांक 8 में देखेंगे, निम्न के दो स्रोतों के नाम लिखिए। आयोडीन के स्रोत दूध और अंडा, फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, मिर्च, लोहे के स्रोत पालक, अदरक और मछली, कैल्शियम के स्रोत दूध और अंडा। अब ये हमने दो सबके लिख दिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, हमारे शरीर में रुद्राक्ष का क्या कार्य है। रुद्राक्ष बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र एवं पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसके बाद वर्कशीट 2 में देखेंगे हम, वर्कशीट 2 है। वर्कशीट 2 में संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो बच्चों हम इसको देखेंगे कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष एवं जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो इस प्रकार के यह जो प्रश्न का उत्तर था। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 2, क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और क्यों। इसका उत्तर लिख देंगे हम, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है और हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे।
इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, अल्प व्यय कम खर्च या आसानी से उपलब्ध कोई 4 संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक तत्व पोषक आहार का नाम लिखिए। तो नंबर 1 में मूंगफली, दाल, सोयाबीन, अंकुरित बीज, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में देखेंगे हम, तो किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है या डालता है, कोई एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी भी पोषक का आवश्यकता से अधिक सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। प्रश्न 5, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम व उसके लक्षण को लिखिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्षीणता, दृष्टिहीनता है। इसके लक्षण कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना आदि है। प्रश्न क्रमांक 7 में देखेंगे, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों का नाम व उसके लक्षण को लिखिए। तो विटामिन बी की कमी से रोग बेरी रोग होता है। इसके जो लक्षण हैं वो दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है व इसके लक्षण क्या है? रोग देखेंगे अस्थियों और दंत क्षय, लक्षण कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय। इसके बाद प्रश्न 9 में देखेंगे हम, आयोडीन व लोहे की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक स्रोत है, क्या है? अब देखेंगे हम रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा, गायस्टार, लोहे की कमी से रोग अरक्ता, लक्षण आयोडीन की कमी से गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना एवं लोहे की कमी से कमजोरी। स्रोत पालक, अदरक और मछली इसके स्रोत हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 10, सभी अभावजन रोगों को रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? तो सभी अभावजन रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस प्रकार का हम इसमें लिख देंगे आंसर। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य को हल करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य में क्या है देखें, प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोत के नाम लिखकर दिए गए स्थान पर उनके चित्र चिपकाए। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे चना पादप स्रोत है और जंतु स्रोत। चना जो है पादप स्रोत के नाम तो में चना और चित्र देखिए चना का ऐसा, सोयाबीन इस प्रकार का चित्र, मूंग, तुअर दाल, इन सब का चित्र इस प्रकार का। जंतु स्रोत में देखेंगे मांस, मछली, अंडा, दूध और मक्खन, इस प्रकार से जंतु स्रोत। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 2। तो आपके द्वारा दिन भर में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए गए हैं उनकी सूची बनाइए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि उन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। अब देखेंगे क्रमांक लिख देंगे, भोज्य पदार्थों की सूची, उपस्थित पोषक तत्व, पोषक स्रोत। नंबर 1 में चावल, उपस्थित पोषक तत्व चावल में क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। और स्रोत क्या है? चावल, आलू, गन्ना पोषक स्रोत है इसके। फिर नंबर 2 में गेहूँ, इसमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें स्रोत क्या है? गेहूँ और मक्का। फिर इसके बाद में है दूध तीसरे नंबर पर। इसमें वसा, उपस्थित पोषक क्या होता है? वसा। और इसके जो स्रोत है वो मछली और अंडा। इसके बाद अंडा, इसमें वसा प्राप्त होता है, अंडा और दूध। इसके बाद में 5वें नंबर पर मछली, इसमें भी वसा, मछली, दूध और अंडा। पपीता में जो है विटामिन ए, गाजर और आम। फिर गाजर में विटामिन ए, गाजर, पपीता। फिर आम में विटामिन ए, आम, गाजर और पपीता। चना में प्रोटीन, चना, मटर और मूंग। गन्ना में कार्बोहाइड्रेट, मक्का, गेहूँ और चावल। इस प्रकार से हम इसमें प्रोजेक्ट कार्य को हल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों इसमें 100 आकलन। तो आपने जो पाठ को पढ़ा इसमें जो आपको अच्छा जो सीखा है आपने उसका आकलन करना है।
तो प्रश्न एक, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लिख देंगे। बी में अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? विटामिन डी है, यहाँ पर विटामिन डी लिख देंगे। इसके बाद सी में विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? स्कर्वी है, यहाँ पर उत्तर में स्कर्वी लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अरक्ता किस खनिज की कमी से होता है? तो अरक्ता जो है लोहे की कमी से होता है, तो यहाँ पर लोहे लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, सत्य और असत्य को लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए में केवल फल खाने से भी पोषक तत्व मिल जाते हैं, ये असत्य है। केवल भोजन फल खाने से अकेले से नहीं मिलता, सभी प्रकार के भोज्य जो है खाने से प्राप्त होता है, तो इसमें असत्य आ जाएगा। फिर भी संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये सत्य है। सी में कुरकुरे या चिप्स में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, असत्य है, ऐसा नहीं है। इसके बाद देखेंगे डी, अधिक मात्रा में किसी पोषक तत्व को ग्रहण करना हानिकारक होता है, ये सत्य बात है। प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी क्या बनाना है? रोग का नाम है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बेरी जो है विटामिन B1 से होता है। फिर रिकेटर्स जो है विटामिन डी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी से होता है। अस्थियाँ और दंत क्षय कैल्शियम की कमी से होता है। इस प्रकार से हम जोड़ी बना देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 4, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है ए विटामिन के पादप स्रोत जो है 4 इसमें से है। इसमें पादप स्रोत विटामिन के पादप स्रोत मछली, अंडे, नींबू और दूध, तो इसका सही आंसर है नींबू। फिर आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है दृष्टिहीनता, घेंगा, गायस्टार, मोटापा और चेहरे पर सूजन, तो कौन सा होता है कमी से? घेंगा रोग होता है, गायस्टार। इसमें सेकंड वाला में सही निशान लगा लेंगे। फिर इसमें सी कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस में पाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, सही हमको लगाना है। आलू, मछली, मूंगफली, अंडे, तो आलू में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे डी, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो विटामिन ए जो है इसका सही आंसर है। इस प्रकार हमारा यह विज्ञान का जो है ब्रिज कोर्स से संबंधित यह प्रश्नों से उत्तर हमने शारीरिक में संतुलित आहार से संबंधित हमने इस पाठ में पूरा जाना। इसी प्रकार और आने वाले वर्कशीटों को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। बच्चों, आशा है आपको भोजन के घटक के विषय में समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।